सवाल के साथ कि क्या मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल पड़ी है कांग्रेस पार्टी। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के सामने आने के बाद। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, आपसे समझना चाहूंगा क्यों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल पड़ी है। देखिए अनुराग जी, जो अभी हाल ही में अपना एक घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखा है, उस घोषणा पत्र की सिंपल रीडिंग में भी आप बता सकते हैं कि जो बातें उस घोषणा पत्र में लिखी हुई हैं उनकी प्रेरणा कांग्रेस पार्टी को कहां से आ रही है। ये बात तो हम सबको समझ में आ गई थी कि जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था मुस्लिम लीग के साथ, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की बातें, उनको आगे बढ़ाने की बातें, उनकी नीतियों पे चलने की बातें कांग्रेस पार्टी करेगी। पर घोषणा पत्र के अंदर भी जो मुस्लिम लीग ने 1936 के अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी, आज 2024 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी वही बातें कह रही है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। इतने वर्ष बीत गए पर तुष्टीकरण या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस पार्टी घुटने टेक करके वही बातों को कहने का काम कर रही है। मुस्लिम लीग ने तब कहा था कि पर्सनल लॉज होने चाहिए, पर्सनल लॉज का समर्थन करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सेम बात आज कांग्रेस पार्टी कह रही है। उन्होंने तब कहा था कि हम मेजॉरिटेरिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, बहुसंख्यक के खिलाफ लड़ेंगे। यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, अपने मैनिफेस्टो के अंदर कह रही है। उनने स्पेशल स्कॉलरशिप्स की बात की थी, जॉब्स की बात की थी, यहां भी स्पेशल स्कॉलरशिप्स अब्रॉड भेजेंगे, मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तो आज कांग्रेस पार्टी ने जो लाइन पकड़ी, और ये लंबी फहरिस्त है अनुराग जी, लंबी लिस्ट है। इस लंबी लिस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी ने यह तय कर लिया कि मुझे अपने वायनाड के चुनाव को जीतने के लिए मुस्लिम लीग की आवश्यकता है। इसलिए मैं पूरे देश को ताक पे रख करके, पूरी कांग्रेस पार्टी को ताक पे रख करके जो मुस्लिम लीग डिमांड किया करता था उसी बात को मैं डिमांड करूंगा, और यही उनके मैनिफेस्टो में दिख रहा है। ठीक है दीपक झा साहब, सब कुछ मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहां वायनाड को जीतने की मजबूरी है राहुल गांधी की। इसी के लिए घोषणा पत्र में इन तमाम बातों का जिक्र है। दीपक झा साहब। अनुराग भाई, मेरे पास घोषणा पत्र है, हमारा वचन पत्र, न्याय पत्र है। इसमें कहीं ऐसी कोई बात, मतलब ये जो भाजपा के जो शब्द होते हैं ना, ये भाजपा कहाँ से लाती है पता नहीं। अब देखिए, बात यह है, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलके हिंदू महासभा बना के भारत का बंटवारा किया था, इन लोगों ने ही किया था हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो हिंदू महासभा के लोग जो आज भाजपा बने बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या बातें करेंगे बताइए ना। इनकी जो नेता है, मंडी से जो चुनाव लड़ रही है, वो कहती है भारत के प्रधानमंत्री पहले होना चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस थे। वो कहती है कि भारत 2014 के बाद आजाद हुआ। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं क्या? ये अनपढ़ों की पार्टी है, जाहिल गवारों की पार्टी है। तो ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है और देश को बरगलाना चाहते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में क्या है, वो तो पूरा देश देखता है। मैं कहता हूँ आप पढ़ लीजिएगा अनुराग भाई, और देश में अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा लोगों को। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा उन जुमलों का क्या हुआ कि जो 2013 से नरेंद्र मोदी जी वादा कर रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, 2 करोड़ लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। इन्होंने क्या किया अपने वादों पे? जब गृह मंत्री जी से बात करते तो कहते जुमले हो गए। महंगाई आज चरम पर है, बेरोजगारी आज परम अवस्था पे पहुंच गई है, भ्रष्टाचारी आज भाजपा के गले मिले हुए हैं। तो ये तीनों का संगम भाजपा हो चुकी है। दीपक झा को जवाब नहीं देना है। दीपक झा, चूंकि आपके पास में न्याय पत्र, घोषणा पत्र है, तो जरा एक बार उसको पढ़ के बताइए कि क्या उसमें ये नहीं लिखा है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म किया जाएगा, आजादी पर जोर दिया जाएगा? हमारे घोषणा पत्र में सारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम कहें कि जो भी कानून इस देश में जनता के हित में नहीं होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के लिए कहा गया है, चाहे जो भी जिस तरह के भी कानून। घोषणा पत्र नहीं पढ़ा दीपक जी? किसी के लिए नहीं है, लेकिन अरे बीच में मत बोलिए भाई। आप बताइए ना, आपके घोषणा पत्र में था आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप तो बोलिए ही मत। सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो भाजपा 72 छेद वाली चलनी है, दूसरों के घर में झांकने का इनका शौक है। अनुराग भाई, इनसे सवाल कर लीजिएगा तो दुम दबा के भाग जाएंगे। जिनको कल तक बलात्कारी कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको स्वागत करते हैं। दीपक झा, थोड़ा सा अंतर है, चूंकि आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, क्योंकि जो घोषणा पत्र मैंने पढ़ा उसमें तो लिखा हुआ था कि पर्सनल लॉ में रिफॉर्म किया जाएगा, धर्म के आधार पर आजादी देने पर जोर दिया जाएगा, और इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ कि भाई एक खास मजहब पर इस तरीके से
मेहरबानी क्यों करी गई है घोषणा पत्र में? ये घोषणा पत्र के इसका शब्द हैं मतलब- जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ इसका नहीं कह रहा। मतलब नहीं, इसका मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि एक इस देश में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सबको जीने का अधिकार है। घोषणा पत्र सबके हिसाब से कानून बनाने का अधिकार यूनिफॉर्म करता है। सिविल कोड होता है ना, सबको बराबरी का हक, समान कानून, वो तो यूसीसी होता है शायद। कहने का मतलब देखिए, यूसीसी भी होता है, समान नागरिक कानून भी होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि अनुराग दीक्षित को अब सोना पसंद है और सिद्धार्थ यादव को पढ़ना पसंद है। तो अब ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि एक आदमी सोएगा एक आदमी पढ़ेगा। अरे भाई, इस देश में मैं सुशील पंडित सर के पास आऊंगा, वो मुस्कुरा रहे हैं विचार धीरे-धीरे। पद्धति को व्यक्त लेकिन उससे करने पहले की आजादी सिद्धार्थ जरा दिया बताइए, जाएगा। कांग्रेस के कैसी प्रवक्ता बात कह रहे हैं है? ऐसा तो नहीं है कि आपने घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं है, बेवजह अनर्गल कैसी आरोप बात लगा है? रहे हैं सिद्धार्थ यादव। अरे अनुराग जी, मैं पहले आग्रह करूंगा दीपक जी से कि जाएं और अपना घोषणा पत्र स्वयं पढ़ लें। पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 7 जाकर के पढ़ लें, पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 8 पे जाकर के पढ़ लें। मेरे सामने तो घोषणा पत्र है, मैं तो खोल करके बैठा हुआ हूं। जो ये लिख रहे हैं, जो इन्होंने लिखा है, पूरा देश पढ़ पा रहा है। अपना घोषणा पत्र जाकर के खुद तो पढ़िए। जितनी बातें मैंने आपके शो पर बोली, जितनी बातें मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में थी, वो भी पब्लिक डोमेन में है। जब जो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो, दीपक जी आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप ये हरकत करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। बात करिए ना, आपने जो घोषणा किए थे उन घोषणाओं को क्या हुआ? दीपक जी, आपकी बात आपने कह कहा चुके था हैं, 2 सुन करोड़ लीजिए। रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? उसके आपने बात करिए ना। सिद्धार्थ यादव को महंगाई चुनौती कम करेंगे, दी थी, उसमें वो बताइए आपसे ना। स्वीकार नारी करके सुरक्षा के नाम पे आप स्पष्टीकरण जवाब दे दीजिए ना। थोड़ा धैर्य बातें रखिए सर, करते हैं यहाँ पे सुन बड़ी लीजिए। बड़ी। सिद्धार्थ साहब बोलिएगा जब मैं आपके पास आऊंगा, आप सिद्धार्थ यादव को बोलना है, आप सुन लीजिए। सिद्धार्थ संक्षेप में। और सिद्धार्थ यादव से दीपक जी, पूछ बदतमीजी लीजिए। करने से फायदा नहीं होगा। नहीं, मैंने साफ सिद्धार्थ बात यादव से बताई, पूछ लीजिए, मुस्लिम लीग का अल्पसंख्यक मतलब मैनिफेस्टो क्या होता है? 1936 का पब्लिक अल्पसंख्यक डोमेन में मतलब अवेलेबल क्या होता है। है इस देश में? कांग्रेस बताइए। पार्टी का मैनिफेस्टो 2024 का पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। उन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पे क्या सिमिलैरिटीज कह रहा है? हूं। आपने कहां से वो बातें चुराई और आज 2024 में आप 1936 की डिमांड लिख रहे हो? ये मैं आपको एक्सपोज करने का काम कर रहा हूं। मैं पेज नंबर बता रहा हूं, मैं पॉइंट नंबर बता रहा हूं, और आपने अपना खुद का मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, फिर यहां पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक। अगर अरे आपको मिस्टर, बातें करनी है, नहीं, अगर आप- हमने अगर पढ़ा लिख- नहीं पढ़ा, आप मेरे लिख पास सकते हैं हाथ पे कागज पे, तो समझिए बोल दीजिए ना आप खुल ये के बताइए, कि हाँ हम आप करेंगे अपने- पर्सनल लॉ ठीक है, को। ठीक है, माफ हाँ, कीजिए, आप हम दोनों करेंगे को- आरक्षण माफ कीजिए, क्या आप हमने दोनों 50% को- से ऊपर आरक्षण बढ़ाया? केवल ठीक है, प्लीज सिद्धार्थ, प्लीज दीपक, प्लीज आप दोनों को रोक रहा हूं। सुशील पंडित सर, जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, चुनावी प्रचार का दौर है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन अगर आरक्षण की बात की जा रही है और बीजेपी सवाल कर रही है कि भाई इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर किसको उपकृत करने की कोशिश की जा रही है, क्यों मुस्लिम लीग की तरीके से बात की जा रही है, क्यों वायनाड में अपने झंडों को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2019 में प्रचार के दौरान काफी ज्यादा बवाल मच चुका था और आईयूएमएल आपका सहयोगी जिससे आपको वोट लेना है। इन आरोपों में कुछ तो दम होगा सर? अनुराग जी, जिस विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं वो है मुस्लिम लीग। आज जब आरोप लगता है कि मुस्लिम लीग जैसा, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो या उसकी डिमांड्स, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यह याद दिलाना चाहता हूं, मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जिसने 1946 16 अगस्त के बाद इस देश में दंगों की झड़ी लगाकर इस देश का विभाजन करवाया था। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। ये जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे का थ्रेट था 16 अगस्त 1946 को, जब कलकत्ता में भीषणतम दंगे हुए और उन दंगों की शुरुआत थी। वो पहला दंगा था पाकिस्तान का बनवाने के लिए, और इन दंगों के सामने कांग्रेस को घुटना टेक कर वही लोग जो कहते थे हमारी लाश पे होगा विभाजन, उन लोगों ने विभाजन स्वीकार किया, क्योंकि उनके पास इस भीषण हिंसा के सामने अपनी अहिंसा का कोई भी दाव चलता दिखा नहीं, तो घुटने टेक दिए। अब ऐसी मुस्लिम लीग को आजाद भारत में रहने का, काम करने का क्या अधिकार? क्या आप सोच सकते हैं कि इजराइल में कोई नाजी पार्टी होगी? जिन नाजियों ने उनको गैस चेंबर्स में दम घोट के मार डाला, लेकिन इस आजाद भारत में इसी भारत के टुकड़े करने वाली मुस्लिम लीग को जगह दी गई। और न सिर्फ जगह दी गई, 1971 में जब कांग्रेस माइनॉरिटी सरकार चला रही थी तो मुस्लिम लीग के समर्थन से चला रही थी। आपको याद होगा 1969 में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे। सर लेकिन ये कहते हैं कि आईयूएमएल तो अलग है, उसको आप मुस्लिम लीग से कंपेयर मत कीजिए। अरे मुस्लिम क्या लीग बात अलग कर है, रहे हैं ये आप? आईयूएमएल अलग है। हाँ, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, ऑपरेटिव पार्ट है मुस्लिम लीग।
ये उसी मुस्लिम लीग की उत्तराधिकारी हैं। तो ये तो सहयोगी पहले भी रहे यूपीए के, ये तो पहले भी हिस्सा रहे यूपीए के। मैंने कहा 1971 से तो ये एक गठबंधन बनाकर कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इंदिरा गांधी की सरकार जब माइनॉरिटी में आ गई कांग्रेस के टूटने से, वीवी गिरी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, तब से ये गठबंधन चला आ रहा है। इमरजेंसी में भी ये गठबंधन था मुस्लिम लीग के साथ, तो ये पुराना रिश्ता है। चूंकि सर आपने इतिहास के बारे में जानकारी दी सुशील पंडित सर, तो जो आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा बीजेपी पर लगा रहे हैं कि अगर 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो बंगाल, सिंध और बलूचिस्तान में सरकार चला सकते हैं, तो यूपीए का सहयोगी दल क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इसमें एक आपको चेंज करने की जरूरत है जी। मुस्लिम लीग का स्प्लिट हुआ, मुस्लिम लीग से हक बाहर आए, तब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर श्यामा हक गवर्नमेंट बनाई। वो मुस्लिम लीग ओरिजिनल मुस्लिम लीग नहीं थी, ये मुस्लिम लीग को तोड़ के बाहर आए थे। और ये हक श्यामा जो गवर्नमेंट बनी थी बंगाल में, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला इशू है। तो कल को, अभी तो ये कांग्रेस अगर स्प्लिट हो जाती है और जनता पार्टी में मोरारजी देसाई आकर के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे। ठीक है दीपक, मैं आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। सिद्धार्थ यादव, मैं इसी विषय पे एक संक्षेप जवाब दे देता हूं। ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी 1951 से पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, मंत्री रहे, नेहरू जी के कैबिनेट में मंत्री रहे। कोई भी गठबंधन कहीं की भी बात की जाएगी, वो तो तब के कौन सा शीर्ष नेतृत्व था, किसके साथ हुआ था, उसकी बात है। अन्य विषय पर तो क्लैरिफिकेशन सुशील पंडित जी दे ही चुके हैं आपको। पर कांग्रेस पार्टी जो खुद पर आरोप है, जो वो 2024 में कर रही है, उससे क्यों भाग रही है? 2024 में आप मुस्लिम लीग के साथ, इस भारत की विभाजनकारी ताकतों के साथ, ऐसी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ अपने झंडे तक को छोड़ दें ताकि तिरंगा ना दिखे और वो चिढ़े नहीं। और आप याद दिला रहे 1940, याद दिला रहे 1950, किस लिए? अरे आज की बात करिए, आज क्या कर रहे हैं आप? इस तरीके के मुद्दों का जिक्र होता है तब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होती है, ये कहते हुए कि देखिए पंडित नेहरू के दौर में हिंदू कोड बिल को आप याद कीजिए, जब अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश थी, बहुसंख्यक को निशाना साधने की कोशिश थी। आप इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए साहब तभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया था। जानते हैं नेहरू ने क्या कहा था जी? जब हिंदू अनुराग भाई पूछा गया कि ये सारे सुधार हिंदुओं के लिए ही क्यों हैं, इसमें मुसलमानों के लिए सुधार क्यों नहीं है, तो नेहरू जी ने कहा था कि अभी मुसलमान किसी सुधार के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसलिए केवल सुधार। दीपक झा, जो बात सुशील पंडित कह रहे हैं वो तथ्यात्मक कह रहे हैं, लेकिन पंडित नेहरू का हिंदू कोड बिल, इंदिरा गांधी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राजीव गांधी का शाहबानो का फैसला पलटना, यूपीए में हमने देखा किस तरीके से एंटी कम्युनल वायलेंस बिल पर लगातार कोशिश की जाती रही, जो एनएसी की तरफ से लाया जा रहा था, जिसको ऐड सोनिया गांधी करती थी। ये आरोप आपके ऊपर बीजेपी लगातार लगाती है। दीपक झा, अनुराग भाई, जिनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाने का काम कर सकते हैं। सुशील पंडित की बात रही तो इनका तथ्यात्मक जो है वो सिर्फ भाजपा की तरफ प्रेरित होता है, तो उनके सवालों का, उनके आरोपों का मुझे कोई जवाब नहीं देना। ऐसा नहीं है, अभी 4 दिन पहले सिद्धार्थ यादव को ही वो समझा रहे थे कि आप जो कर रहे हैं नीतिगत वो गलत कर रहे हैं। अब सुनिए, अब मैं भाजपा की बात, सिद्धार्थ यादव के पास जवाब नहीं था, ऐसा नहीं है, वो तथ्यात्मक बात कह रहे हैं। तथ्यात्मक बात के आगे बढ़िए, जब भाजपा की बात करते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आए हुए 10 साल हो गए, इनको चुनाव के वक्त ही हिंदू मुसलमान याद आता है। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि मेरे इसमें लिखा है, अरे भैया पढ़ लिख लिया करो, हिंदी नहीं समझ में आती है, अल्पसंख्यक का मतलब नहीं समझ में आता है, तो जाके अनुराग दीक्षित से हिंदी की क्लास ले लेना। अनुराग दीक्षित जी, इनको आप शाम को हिंदी का एक लेसन पढ़ा दीजिएगा, अल्पसंख्यक में कौन कौन से धर्म आते हैं हिंदुस्तान में और कौन से वर्ग के लोग आते हैं, इनको समझा दीजिएगा। तो हिंदी में बेचारे पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है। लेकिन अभी क्या है, अब देखिए, अब इनको बीच में बोलने की बीमारी हमें ज्ञान देते हैं ना। सुन लीजिए, इस देश में आपके राहुल जी, इस देश में अनुराग भाई, इस देश में जो कालिया नाग है ना, वो भाजपा है, और इसका जो विष है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसा
अतिवाद, ये जो है कालिया नाग का विष है। अब जनता रूपी जो जनार्दन है ना, इस कालिया नाग का दहन करने वाली है, अंत करने वाली है। इसलिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अब चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि हिंदू मुसलमान पे वोट मत मांगो। दीपक झा, जब आप बात अल्पसंख्यकों की करते हैं तो क्या आप मुसलमानों को नजरअंदाज करके बात करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जैन, बौद्ध, पारसी के लिए ये तमाम नीतियां बनाती आई है अब तक? आप ये कह रहे हैं? अनुराग भाई, जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जब हम संप्रदाय की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो आप कह दीजिए भाजपा वाले उनको कानून बना के बाहर से यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको कानून बना के उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? फिर तो भाजपा वाले बाहर से बुला रहे हैं इनको, नहीं, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा था, नागरिकता दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं है? कांग्रेस मुसलमान ही है? आप क्लेरिफाई कर दीजिए। नहीं, आपके लिए अल्पसंख्यक क्या है? आप समझते क्या अल्पसंख्यक से? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं और देश को क्या बताते हैं। आप एक मीडिया चैनल के बहुत बड़े एंकर हैं, तो आपके अनुसार अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? देश को बताइए। अल्पसंख्यक का मतलब तो सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो सब मायने रखते हैं या नीतियां सिर्फ मुसलमानों को ध्यान में रखकर है? क्योंकि बीजेपी का आरोप है आपके ऊपर। अनुराग भाई, जो आपने अल्पसंख्यक का मायना बताया, हमारे लिए भी वही मायने है। सारे धर्म हमारे लिए अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भाजपा वाले अनपढ़ लोग आ जाते हैं। सिद्धार्थ यादव, अगर अल्पसंख्यक का मतलब सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सब कुछ है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो फिर आप कितना हमलावर क्यों हो रहे हैं? क्यों आपको दिक्कत है कि केरल में झंडे नहीं दिख रहे हैं? क्यों आपको दिक्कत है अगर वो कह रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे? तो सिद्धार्थ यादव, देखिए अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक मंशा है उससे वो तो छुपी हुई नहीं है, वो तो देश को पता है। पर्सनल लॉस तो हमारे देश में एक ही वर्ग के हैं। अगर आप पर्सनल लॉस की बात लिख रहे हैं और उस वर्ग को पर्सनल लॉस का प्रोटेक्शन देने की बात लिख रहे हैं, तो देश की जनता को मूर्ख मानते हैं क्या कि देश की जनता समझेगी नहीं? अगर मुस्लिम लीग से गठबंधन कर रहे हैं तो सेक्युलर लीग से कर लेते, ऑल माइनॉरिटी लीग से कर लेते, ऑल रिलीजन एक्सेप्ट हिंदू लीग से कर लेते। वो तो नहीं करी आपने मुस्लिम लीग से जाकर के गठबंधन किया। जो मुस्लिम लीग तिरंगे को बर्दाश्त नहीं करती थी, उसके लिए आपने अपने नॉमिनेशन की रैली में तिरंगे छोड़ दिए। और फिर आप समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है कि वो मान लेगी? नहीं, हम तो सबको साथ लेने की बात करें। ये किसी को साथ लेने की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक विषय आप कहते हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप देंगे, तो सिखों को देंगे, लिख दीजिए। क्रिश्चियंस को देंगे, लिख दीजिए। आप नहीं देंगे। आप मौलाना आजाद स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो एक ही वर्ग को देंगे। उस वर्ग का नाम लेने की मेरे को जरूरत नहीं है, देश जानता है। और वही स्कॉलरशिप की डिमांड उसी नाम से वो मुस्लिम लीग ने करी थी 1936 में। फिर आप कहते हैं कि हम कंपैरिजन ना करें। चुनाव में ये लेकर के आए आप, डॉक्यूमेंट में लिखा आपने, खुद जाना चाहते हैं आप, उनके वोट लेना चाहते हैं और आरोप लगा रहे हम पे। दीपक झा जवाब देखिए, सिद्धार्थ भाई की हताशा, निराशा बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलक रही है। इनको बहुत दर्द है। मैं कहता हूं, आपको मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, सर्वधर्म सर्वभाव की बात करते हैं, अयम राष्ट्र की बात करते हैं, ये राष्ट्र हम सबका है, इसकी बात करते हैं। लेकिन भाजपा को अगर किसी धर्म समुदाय से इतनी नफरत है, जो इनके नेता कहते हैं यहाँ छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, तो भैया आप पाकिस्तान के कब भेज रहे हैं इनको? और आप महबूबा मुफ्ती की मोहम्मद की गोदी में बैठ के सरकार बनाने वाले लोग यहाँ पे आके ज्ञान की बातें करते। दीपक झा, जैसे आपके इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करेंगे, आजादी पर जोर देंगे, सनातन को लेकर कुछ लिखा हुआ है क्या? अयोध्या का जिक्र है क्या? ब्रज कॉरिडोर की बात है? पर्सनल लॉ में अगर रिफॉर्म करने की बात है तो वहां अगर कोई गलत है जो आज के समय पे प्रासंगिकता उनकी नहीं है, तो उसको बदलाव करने की प्रयास किया जाएगा कि उसको आज की धारा में, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। अल्पसंख्यक हैं या हिंदू भी हैं, मेजॉरिटी भी है? न्याय पत्र में क्या सनातन के लिए कुछ लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पर्सनल लॉज के लिए लिखा गया है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूं। इसमें हमने कहा है कि हम अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, जो मोदी जी ने हमारे युवाओं को झुंझुना पकड़ा दिया है, वो सेना से जुड़ी, सबके लिए। इसमें सनातन भी आएगा, इसमें हर जाति का वर्ग भी आएगा, युवा आएगा। कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि हमारे लिए अल्पसंख्यक का मतलब हर मजहब, हर धर्म जो अल्पसंख्यक की परिभाषा के दायरे में आता है, क्या वाकई यकीन किया जा सकता है? हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अल्पसंख्यक जाति से हैं, इसीलिए राहुल गांधी। देखिए, ये एक
इसको हम लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता, स्यूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं, जो विकृति इस राजनीति को, इस देश की राजनीति को दशकों से ग्रसे हुए है। और इससे आज का सत्ताधारी दल भी अछूता नहीं है। जी 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स बांटी गई, 80% मुसलमानों को मिली, हिंदुओं के हिस्से 3.25% स्कॉलरशिप्स आई। एक शगुन दिया जाता है, मुसलमान बच्ची अगर विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर ले तो 51,000 रुपए प्रधानमंत्री देते हैं उस मुस्लिम बेटी को। हिंदू बेटी को वो अवेलेबल नहीं है, क्रिश्चियन बेटी को वो अवेलेबल नहीं है। अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है व्यापार के लिए, हिंदू व्यापारियों के लिए वो नहीं है। इसी तरह बहुत से सरकारी संस्थान खुले हैं जी जो सरकार की तरफ से भेदभाव करते हैं धर्म के आधार पर इस सेक्युलर व्यवस्था में। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए पसमानदा संविधान के नाम पर, हाँ, पसमानदा के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, और फिर कहते हैं मतलब आप गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। सिद्धार्थ, जो बात सुशील ये पंडित कैसे साहब कह रहे चलेगा? हैं यहाँ पर, कैसे चलेगा? उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर बीजेपी यूसीसी की बात कर रही है, बीजेपी सीए की बात कर रही है, बीजेपी मदरसों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है, तो अंतर कहां है? आप भी तो इसी तरीके से अपना एजेंडा और नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना सिद्धार्थ? नहीं अनुराग जी, इसमें एजेंडा और नैरेटिव की बात नहीं है, इसमें समानता अधिकार देश के संविधान की बात है। अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान के निर्माता उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिख करके गए थे। उन्होंने कहा था कि इस देश की जो सरकारें आएंगी वो यूसीसी पर कोई कानून बनाए, समानता को लेकर के कोई कानून बनाए, इसलिए हम लिखेंगे। पर मुस्लिम लीग लिख कर गया था कि एक अलग पर्सनल लॉज का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उसको फॉलो करती है। ये उनके चार्टर पे चल रहे हैं, हम संविधान पे चल रहे हैं, ये फर्क बिल्कुल साफ है। हम संविधान पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे तब के प्रधानमंत्री ने नेहरू लियाकत पैक्ट किया था, तो हमारी कमिटमेंट थी सीए को लेकर के, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। सुशील सर माफ कीजिए, वक्त खत्म हो चुका है। देखिए सिद्धार्थ जी ये नहीं बता पाए 2 करोड़ नौकरी कब देंगे, सिद्धार्थ जी युवाओं की बात नहीं कर पाए, सिद्धार्थ जी बेरोजगारी कब दूर करेंगे नहीं बता पाए, लेकिन एक वो अभी बीजेपी का भी संकल्प पत्र आना है, उसका इंतजार करना बेहतर होगा। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सियासत गरमानी शुरू हो चुकी है।